अच्छा चिश्ती साहब, देखते हैं हम वही हुआ जिसका खदशा था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, एक बार फिर से मुआहदा ख़त्म कर दिया और ईरान के खदशात तो फिर जायज़ थे कि जी वो एतबार नहीं कर पा रहे थे, एतमाद नहीं कर पा रहे थे। तो ये ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप की किसी को समझ क्यों नहीं आ पा रही और करना क्या वो चाह रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया माम और ज़हर आपने इनवाइट किया है। वालेकुम सलाम। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ कि ट्रंप बहुत सीरियस प्रेशर में है और जेन्युइन प्रेशर है, क्योंकि देखें उनको मिलिट्री ने उस तरह ऑब्जेक्टिव हासिल करके नहीं दिए और उसमें मिलिट्री का भी कसूर नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉल्टी थे, उनको सही तौर पर स्टडी नहीं किया गया था। दूसरी तरफ उन पर ये बहुत बड़ा प्रेशर है कि जब उन्होंने जंग लॉन्च की थी तो ज़ाहिर है, जैसे मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा कि उन पर ऑब्लिगेशन थी कि वो जीत कर दिखाएं, अपने मुल्क को एक वॉर ट्रॉफी दिखाएं, वो नहीं हुआ। फिर प्रेशर ये आया कि उनको अंदाजा नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से ग्लोबलाइज हो जाएगी ऑलमोस्ट जंग, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी, पूरी दुनिया में तेल की प्राइसेस हो गई, उनको क्रिटिसाइज किया जाना शुरू कर दिया। बैक होम अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि हम तो एक बूंद भी नहीं लेते स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने वाला तेल। फिर आपने देखा कि इतनी ज्यादा महंगाई, ऑलमोस्ट अमेरिका में खुद तेल डबल हो गया। जी। तो मैं कई दोस्तों को अमेरिका में जानता हूँ जो कह रहे थे कि जब हम एक बूंद नहीं गुजरती वहां से हमारी, तो फिर हमारा तेल क्यों महंगा हुआ है? तो वो क्वेश्चन है। हम्म। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हुआ कि नेतन्याहू ने उनको जिस तरह मिसलीड किया, वो एक उनको जैसे वॉक इन द पार्क वाली बात थी कि बस आपने चलना है और फतह हो जाना है, उसमें मसला क्या है? खास तौर पर क्योंकि नया-नया प्रेसिडेंट ट्रंप वेनेजुएला से फारिग हुए थे, तो उनको ये ज़ोम था। और जी। ये मैंने कई दफ़ा कहा, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ मैंने ये उस वक़्त भी कहा था कि अगर ये वेनेजुएला की फतह को समझ के ईरान पर हमला करेंगे, तो ये एक डिल्यूजनल एस्केलेशन हो, मैंने कहा था, ये जो खुद पसंदी और खुद अपने ज़हन में घड़ी हुई आपकी फतह होगी, क्योंकि हर फतह इतनी आसान, इतनी अर्ज़ां, कम कीमत और इतनी जल्दी नहीं होगी, जल्दी उस नहीं वक़्त कहा था। होगी। अब आखिरी बात एक इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल हो सके, नेतन्याहू का ये मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है कि जंग जारी रहती, नंबर 1 नहीं जारी रहती तो नो पीस नो वॉर के दरमियान चले। क्योंकि उसका ये जो पीस हुआ है, ये हुआ था, ये नेतन्याहू के लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, ये जी। सुइसाइडल है उसके लिए, क्योंकि अमन का मतलब ये है कि वो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, जो चांसेस है वो हार जाएगा। क्योंकि मैं चैनल 12 का एक सर्वे पढ़ रहा था और ये इजरायली चैनल है, जी, जी। उसने एक सर्वे किया है और वो कह रहा है कि सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि हमने ये जंग जीती है और हुँ। दूसरा 71% इजरायली समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं कर सकता। तो इसका सही। मतलब यही हुआ कि लोग मायूस हैं नेतन्याहू से। तो ये प्रेशर्स की आपने मेरे से पूछा कि आखिर वो चाहते क्या हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सही। बिल्कुल सही। खालिद साहब, शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का तारीखी सफ़र आखिरत आपके सामने है। आज उनकी मशहद में तदफीन का भी दिन है। क्या अमेरिका ने तदफीन के इस नाजुक वक्त पर हमले करके अपने लिए एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसे अब वो खुद भी नहीं रोक सकता? ज़हर, ये बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है जिस तरह की उन्होंने देखी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही इतराफ़ कर लिया कि मुझे नहीं पता था कि लोग इनसे करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं तो समझ रहा था नफ़रत करते हैं, तो हमने एक धक्का मारना है। जी। जब उन्होंने देखा कि करोड़ों लोग जमा हो गए और वो कुदरती अमल इसलिए भी था कि जब आप एक हमला कर देते हैं तो कौम, एक मुखालिफिन होते हैं एक हुकूमत के, एक उनकी हुकूमत के हक में होते हैं और कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, दरमियान में बैठे इंतज़ार कर रहे, वो भी जंप इन कर जाते हैं। बहुत सारे मुखालिफिन हमदर्दी और नेशनलिज्म की वजह से, ईरानी कौम बहुत बड़ी नेशनलिस्ट है, वो जंप इन कर जाते हैं। तो वो उनकी फॉलोअरशिप कह लें, उनकी अकीदत कह लें, स्पिरिचुअल लीडर थे 36 साल से। तो सबसे आयतुल्लाह खुमैनी तो जल्दी चले गए थे, उसके बाद इन्होंने ही संभाली, मोस्टली हुकूमत भी थी, अमेरिका को डील भी किया। आप जरा विजुलाइज करें कितने अमरीकी सदर आए होंगे जिन्होंने जो इनके टेन्योर से गुजर गए होंगे। जी। ये नहीं आयतुल्लाह जी। खामेनी की मैं बात कर रहा हूँ, 36 सालों में कई सदर आए और चले गए। तो मैंने कहना ये चाह रहा हूँ कि वो उन्होंने ये मिसकैलकुलेट किया और ये पहली दफा नहीं किया। उन्होंने पहले, रोनाल्ड रेगन ने भी मिसकैलकुलेट किया था जब उन्होंने ईरान को प्रेशर डाला तो फिर ये हिज़्बुल्लाह बन गई थी। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी प्रेशर डाला तो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया। क्लिंटन ने डाला तो वो बैलिस्टिक मिसाइल, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शुरू हो गया था। तो ये हमेशा मिसकैलकुलेट, अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। मैं इस सवाल के जवाब से, क्लोजिंग से पहले मैं आपको एक दिलचस्प कोटेशन मेरे ज़हन में आई है। मार्क ट्वेन एक अमेरिकन बहुत बड़े फिलोसोफर थे और ह्यूमरस भी लिखते थे। जी, जी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि अमेरिका हैज लर्न द ज्योग्राफी थ्रू वॉर्स। हुँ, तो हुँ। ये सबसे बड़ी उन्होंने जो मिसकैलकुलेट किया ना, वो ईरान की ज्योग्राफी की है। जो उन्होंने एक जंग हुँ। करके अब पता लगा उनको कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहाँ है, जी। तब उनको पता लगा अच्छा ये इराक से 4 गुना बड़ा मुल्क है, उनको तब मुल्क पता है। लगा जी, कि जी, ये जी।
तो 50% तो रॉकी टेरेन्स है इस मुल्क के अंदर जहाँ छुप सकते हैं जो इनके पासदारान इनकलाब के सारे सोल्जर्स भी, वेपन्स भी और ड्रोन्स भी और सब कुछ छुपा जी लिया उन्होंने रॉकी माउंटेन के अंदर। तो आई थिंक उन्होंने अब सबक सीखा है जंग शुरू करके कि जोग्राफिया कैसा है, खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का। बिल्कुल चिश्ती साहब। अच्छा, इस कशीदगी से पहले अगर हम देखें तो मुआहदे के तहत ईरान और ओमान मिलकर आपने हुर्मस का इंतज़ाम संभालने और जहाज़ों से फीस लेने पर बात करे थे। तो क्या ये मुआशी खुद मुख्तारी का मंसूबा ही अमेरिका को खटक रहा था जिसकी वजह से ये अस्करी मुदाखलत की गई है? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जब बंद हुआ था वहीं से खटक रहा था जब जंग हो रही थी। उन्होंने पूरा जोर लगाया, तकरीबन 20,000 उन्होंने जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें या टारगेट कह लें उनको हमला किया। उसके बाद आपने देखा नॉन स्टॉप बमबारी रही। इवन मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जो इंटरनेशनल एजुकेशन कुछ अदारे हैं उन्होंने रिलीज किया है कि बहुत दर्जनों यूनिवर्सिटियों को टारगेट किया क्योंकि ईरानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पर, बहुत ज्यादा उनका लिटरेसी रेट भी है और बहुत ज्यादा उन्होंने पीएचडीज भी किए पिछले 30-40 सालों में इन्हीं रिलेटेड, वॉर फाइटिंग रिलेटेड। तो अब वो अब पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटियों को भी टारगेट किया गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका को थी बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कामयाबी से बंद कर लिया। वो जाहिर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए ईरान के साथ ओमान शामिल हो जाए तो प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाता है। आपने मार्को रूबियो का देखा था, जंग के फौरन बाद वो मिडल ईस्ट में आए थे। मेरा मानना यही है या मेरा तज्जिया ये है कि वो बुनियादी तौर पर इन ममालिक को ये कहने आए थे कि आपने ईरान से मरूब नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना, हम अभी भी सुपर पावर हैं, उसका अपने प्रेशर नहीं लेना, हम तो ये जिनी को खत्म कर देंगे। एक तो ये था और दूसरा वो हिमायत हासिल करने आए थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इन ममालिक की कि आप एक डिप्लोमेटिक प्रेशर मेंटेन रखें ईरान पर और ओमान को मना करें कि वो किसी तरह ईरान के साथ ज्वाइन ना करें। ठीक है चिश्ती साहब, ईरान ने ट्रंप के हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन समेत 85 अहदाफ को निशाना बनाया और हम देख रहे हैं उनका अब जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है वो भी एक्टिव हो चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान ने अमेरिका की सुप्रीम मिलिट्री पावर का भरम दुनिया के सामने किस हद तक जो है वो तोड़ा है या बेनकाब करके रखती है? देखें, मिलिट्री अभी भी वो बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी। उसके पास एयरफोर्स या फाइटर जहाज अभी भी, सपोर्ट जहाज, रिकॉनेसेंस जहाज दुनिया में अभी भी सबसे ज्यादा है। तकरीबन 6,500 उसके पास जहाज हैं जिसमें से 4,500 के करीब अमेरिका की एयरफोर्स के पास हैं, 800 के करीब उनकी मरीन कोर के पास हैं, 1500 के करीब नेवी के पास हैं। तो ये फ्लीट तो अभी भी बड़ा है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। उनके 43 जहाज तबाह हुए हैं 650 में से, तो उसका मतलब नहीं कि उनकी फौज क्रिपल हो गई। हाँ, मॉरली या मोरल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेटबैक लगा उनको। उन्होंने जो इंप्रेशन बनाया हुआ था अपनी फौज के बारे में कि इनविंसिबल है, इनवर्नरेबल है, हमारी शिकस्त नहीं हो सकती, हमें हर एक का पता है, हम वेनेजुएला का सदर उठा लाते हैं तो हम दुनिया में किसी मुल्क के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। तो ये मिथ टूटा है बुनियादी तौर पर। मिलिटरीली उस तरह नहीं हुआ, लेकिन मिलिट्री क्योंकि ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाई तो दोबारा मिलिट्री का जो ऑपरेशन जिसकी तरफ आप कह रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई फायदे होंगे। एक और प्रोलॉन्ग हो सकती है जंग, लेकिन टेक होम मेरा नहीं ख्याल यहीं पे इसी जगह से शुरू करना पड़ेगा। जब भी जंग बंद हुई, मेरा नहीं ख्याल कोई ईरान कोई डिसएडवांटेज पोजीशन से जंग दोबारा मुज़ाकरा शुरू करेगा जब भी हुए। सही। अच्छा चिश्ती साहब, ईरान का मौक़िफ़ है कि तिजारती जहाज़ों ने ट्रैकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की थी, इसलिए कार्रवाई की गई। आपने हुर्मुज़ जहाँ से दुनिया का रोज़ाना का करोड़ों बैरल तेल गुजरता है, अगर वो इस तनाज़े के बाद मुकम्मल बंद हो जाती है तो आलमी मईशत और ख़ुद पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? इससे पहले भी हमने खैर देख ही लिया मईशत पर क्या असरात हुए, मज़ीद क्या हो सकता है? जी माम, आपने खुद ही बता दिया कि पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट देखा 3-4 महीने इस क्राइसिस को फेस किया है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस डिसीजन पर बाहर डिपेंडेंट भी था और उसकी वजह भी वही थी। और जब उसने तेल बंद कर दिया इफेक्टिवली सप्लाई ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, तो दुनिया में एक क्राइसिस था। और ये दुनिया की डिफरेंट जंग है। देखिए, डिफरेंट इस तरह है कि आमतौर पर जंगें होती हैं, स्टैंड लोन होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल असर नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया की हुई दुनिया में कोई क्राइसिस नहीं आया, चले हमारी शॉर्ट लिव्ड थी। यूक्रेन रूस की जंग जारी है पिछले को 5.25 सालों से, तो दुनिया में कोई नोटिस भी नहीं लिया खास, और वहां दुनिया को इफेक्ट भी नहीं हो रही क्योंकि वो एक स्टैंड लोन एक एरिया में चल रही है। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो ग्लोबलाइज हो गई दुनिया में। 8 बिलियन लोग जहां जहां रहते हैं उनको पता लग गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है। वो दुआएं मांगने लगे कि बंद हो जाए ताकि मेरी जो पेट्रोल मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी में डलवाता हूँ वो सस्ता हो जाए। तो इन्होंने ऑलमोस्ट कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, आप ऑस्ट्रेलिया तक असरात हुए, क्योंकि तेल जब सप्लाई इफेक्ट होती है और खासतौर पर गैस की भी जिसका कम जिक्र होता है। और अभी तो शुक्र है ये जंग बंद हो गई, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे खाद है, केमिकल्स हैं, प्लास्टिक हैं,
अभी तो उनकी बहुत कीमत चढ़ने का रिस्क था, अगर क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स है, उनमें थोड़ा टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी वजह से दुनिया को उस तरह महसूस नहीं हुआ, वरना दुनिया तो बहुत महंगाई का सामना कर सकती थी और ज्यादा। और आइंदा खुदा ना खास्ता अगर ये बड़ी जो उसका आप पूछ रही हैं तो और ज्यादा इन्हीं फील्ड्स में क्राइसिस हो सकते हैं। बिल्कुल खालिद साहब, हमने पाकिस्तान में भी देखा कि 500-600 जो है वो एलपीजी पर केजी का रेट जो है वो चला गया था और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। उम्मीद करते हैं कि ऐसी सूरत हाल दोबारा ना पैदा हो। सर, ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भी तस्करा किया है। पाकिस्तान का नाम इस जंगबंदी मुआहदे से जुड़ा होना कितना अहम था, और अब इस मुआहदे के अगर खुदा न खास्ता ये टूट जाता है, मुज़ाकरात नहीं होते जो टेक्निकल हैं, तो फिर किस किस्म का सिफारती या दिफाई दबाव जो है वो आ सकता है, और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अब क्या हो सकती है? उज़ैर, जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी ना, मुझे पूछा गया कि ये तो अगर फेल हो गई तो पाकिस्तान की बड़ी शर्मिंदगी होगी, उस वक्त कहा गया था, कुछ लोगों का ख्याल लिया, तो मैंने उस वक्त भी नहीं माना था। मैंने कहा अगर फेल हो गई तो हमने अपनी न्यू फाउंड रेलेवेंस एक 16 जून के तौर पर एक नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म के तौर पर हासिल कर लिए। उस वक्त कहा था जब मुज़ाकरात फेल नहीं हुए थे इस्लामाबाद में। उसके बाद उस तरह नहीं प्रोसीड किया, फिर बाद में एग्रीमेंट हो गया। तो मेरा आज भी मानना ये है कि हमने दुनिया को कन्विंस करना था कि हम एक पीस लविंग मुल्क है, कंट्रीब्यूटिंग है। जो हिंदुस्तान हमें पोर्ट्रे करता है दहशतगर्द मुल्क सपोर्ट करता है, वो नहीं है, दुनिया ने मान लिया है। और एक लास्ट बात इस सवाल के जवाब में मैं जरूर अर्ज करता चलूं, और आप एग्री करेंगे कि देखिए, जो दुनिया में मिलिट्री होती है, हार्डवेयर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंगें होती हैं, नेटवर्क होता है, ये आप कैश से खरीद सकते हैं। आप इमेज कैश से नहीं खरीद सकते। दुनिया में आपको कैसा परसीव करती है, यानी पीस लविंग करती है, उसके लिए पैसे नहीं खर्च सकते लोग। बिलियंस ऑफ डॉलर दुनिया हायर करती है, लॉबी फर्म करती है, ताकि हमारा अमेरिका में, हमारा रूस में इंप्रेशन अच्छा हो कि हम एक ऐसा मुल्क है, ऐसा मुल्क है। लॉबिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने खुद ही अपनी लॉबी की बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं खर्चे, और दुनिया ने हमें ऑलमोस्ट 192 ममालिक दुनिया में है, उन्होंने एक्नॉलेज किया, चले 191 कर देते हैं या 190 कर देते हैं, 2 मुल्कों को छोड़ देते हैं। आज सुबह सुबह तो 190 मुल्कों ने ये समझा कि हम पीस लविंग मुल्क है, 2 रह गए तो उनको एक्सेप्शन होनी चाहिए बिल्कुल। चले, हम दुआ करते हैं वो दोनों भी किसी ना किसी दिन अग्री कर जाएं। वैसे लगते नहीं है तो वैसे बहुत ढीठ, वाकई आपने जैसे कहा कि सुबह सुबह क्या ही बात करनी है। अच्छा, नेटो की अगर हम बात करें, नेटो ने अमरीकी हमलों को ज़रूरी इकदाम करार देकर एक तरह से अपनी हिमायत का ऐलान किया। अगर ये तनाज़ा तूल पकड़ता है तो क्या हम मशरिक़ वस्ता को एक नई जंग का मरकज़ बनते हुए देख रहे हैं, और रूस और चीन के सारे मंजरनामे में किरदार क्या हो सकता है? देखिए, हम नेटो को तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद धकेला। धकेला से मतलब ये है कि उन्होंने ऑफेंड किया। आपने देखा होगा ग्रीनलैंड जंग से पहले उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने डेनमार्क को, हॉलैंड के कौन से यूरोप मुल्क को, हर एक को कोई ना कोई क्रिटिसिज्म किया। स्पेन को जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, कनाडा के वज़ीर आज़म को अच्छा नहीं गिना, तो वो तो उन्होंने खुद ही एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन में चले गए अपने खिलाफ। हालांकि ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है कि जब आप जंग में जाने का, उनको तो पता था कि हमने जाना है, और एक नेतन्याहू को तो पता था, तो उनको एंगेजमेंट की पॉलिसी रखनी चाहिए थी दुनिया के साथ, खास तौर पर जो उनके अपने एलाए थे, उन्होंने उनको डंप किया पहले। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब अलहदा हो गए और फिर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, तो वो आपके साथ जंग में शामिल ही नहीं हुए। जब वो जंग में शामिल नहीं हुए तो वो चेन स्टार्ट हो गया एक नेगेटिविटी का, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इन्होंने हमारी मदद नहीं की, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये नॉन स्टार्टर है। जो लीडरशिप शहीद कर दी गई, तकरीबन स्टार्ट में ही आपने देखा 49 लीडर्स को शहीद किया गया, पिछली जंग में 37 को शहीद किया गया, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया गया। तो नॉन स्टार्टर जंग लीडर्स को शहीद करके जंगें नहीं लड़ी जाती, नंबर 1। तो वो यूरोप ने रियलाइज कर लिया कि ये एक नॉन स्टार्टिंग, ये बेस नहीं है, इसका कॉज नहीं है, तो उसकी वजह से उन्होंने पुल बैक कर लिया। अब वो आप दोबारा एंगेजमेंट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप तुर्की भी पहुंच गए, उन्होंने कहा हम आपको F-35 देंगे। वो दोबारा अपनी सिंपथीज जो मुल्कों की हैं, खासतौर पर मुसलमान मुल्कों में, अगर कुछ मुल्कों को साथ अपने साथ मिला सकते हैं, तुर्की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो इसी तरह वो नेटो को भी एंगेज करेंगे। अब वो बहुत सारे मुल्कों को चाहेंगे कि वो एंगेज करें, ताकि बहुत ज्यादा जो डिस्टेंस हो गया उनको कवर करें। सही, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त